आर्कटिक में भूवैज्ञानिक जूलिया और ऑस्कर पानी के नीचे विस्फोटक लगाकर कुछ प्रयोग कर रहे हैं। उसी समय उन्हें एक तूफान की चेतावनी वाला कॉल आता है, इसलिए उन्हें जल्दी से निकलना पड़ता है। पास ही एक रूसी पनडुब्बी अज्ञात मूल के उच्च तीव्रता वाले शोर का पता लगा रही है। उनके आश्चर्य की बात है, समुद्र तल ऊपर उठता हुआ प्रतीत हो रहा है। जूलिया के स्कैनर पागल हो जाते हैं ठीक उस समय जब उनके कैंप के आसपास की बर्फ टूटने लगती है। वह निकलने से पहले अपने शोध को इकट्ठा करना चाहती है, लेकिन समय नहीं है, इसलिए ओस्कर उसे स्नोमोबाइल की ओर खींचता है। पनडुब्बी में टीम को पता चलता है कि शोर जैविक मूल के हैं और वे बचाव के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि पनडुब्बी को अचानक पानी में किसी चीज से टक्कर लगती है। सतह पर ओस्कर और जूलिया जितनी तेजी से हो सके भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे बर्फ टूट रही है। दुर्भाग्यवश आगे भी दरारें दिखाई देती हैं और स्नोमोबाइल को ऊपर उठती बर्फ धक्का देती है। दोनों लोग लुढ़क जाते हैं, जबकि स्नोमोबाइल विस्फोट करता है और डूब जाता है। जल्द ही उनका कैंप भी विस्फोट करता है और बचे हुए वैज्ञानिक धीरे धीरे डूबकर मर जाते हैं। पनडुब्बी को नुकसान पहुंचता रहता है और लोग मुश्किल से अपनी सीटों पर टिक पाते हैं, क्योंकि सब कुछ हिल रहा है। कुछ संघर्ष के बाद वे गोलीबारी शुरू कर देते हैं और परिणामी रोशनी से पानी में कुछ विशाल टेंटेकल्स दिखाई देते हैं। एक आदमी कांच की स्क्रीन से उड़कर गिरता है और अपनी चोटों से बेहोश हो जाता है। एक अन्य अधिकारी पनडुब्बी के डूबने से ठीक पहले आपातकालीन बॉय भेजने में सफल होता है। रूसी मरीन्स के मुख्यालय में उन्हें पनडुब्बी के गायब होने की खबर मिलती है। चूंकि यह बहुत महत्वपूर्ण हथियार ले जा रही थी, वे उन्हें पुनः प्राप्त करने या नष्ट करने के लिए एक बचाव दल भेजते हैं। मिशन का नेतृत्व विक्टर करेगा, जो पनडुब्बी के कप्तान का भाई है। उसका परिवार चिंतित है कि वह भी गायब हो सकता है और उसकी मां उसे अपने मृत पिता की घड़ी सौभाग्य के प्रतीक के रूप में देती है। उस रात विक्टर डॉक्स पर पहुंचता है और पता चलता है कि उसके पिता के दोस्त एडमिरल ओलशांस्की भी मिशन में शामिल हो रहे हैं। फर्स्ट मेट को चिंता है कि ओलशांस्की इस काम के लिए बहुत बूढ़े और चिड़चिड़े हो सकते हैं। जब विक्टर पनडुब्बी में प्रवेश करता है, कई चालक दल के सदस्य शिकायत करते हैं कि उन्हें इसके लिए अपनी छुट्टियों से बुलाया गया। इस बीच जूलिया और ऑस्कर एक बर्फीले तूफान में भटक रहे हैं, अपने फोन पर सिग्नल पाने की कोशिश कर रहे हैं। जूलिया स्क्रीन से विचलित होकर लगभग एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है, लेकिन ऑस्कर उसे ठीक समय पर पकड़ लेता है। उसी समय उसका फोन एक तेल रिग से सिग्नल पकड़ लेता है और वह कॉल करती है। हालांकि बर्फीला तूफान इतना शोर करता है कि रिग के कर्मचारी उसे समझ नहीं पाते। फोन जल्द ही सिग्नल खो देता है और कॉल खत्म हो जाता है। हताश ओस्कर एक फ्लेयर शूट करता है और फिर गिर पड़ता है। सुबह में पनडुब्बी गायब होने के स्थान पर पहुंचती है और बहुत सारी तैयारियों के बाद वे आखिरकार गोता लगाते हैं। चालक दल नोटिस करता है कि ओलशांस्की विक्टर को एक निजी कमरे में अन्य उच्च अधिकारियों के साथ ले जाता है और उन्हें एक रिपोर्ट पढ़ने को कहता है, जो उन्हें परेशान दिखाई देती है। जल्द ही पिछले पनडुब्बी के गायब होने की अफवाहें फैलने लगती हैं। जूलिया और ऑस्कर के पास वापस वे आश्चर्यचकित होकर बर्फ में फंसे बॉय को ढूंढते हैं। यह महसूस करते हुए कि कोई इसके लिए आएगा, वे भटकना बंद करके वहीं इंतजार करने का फैसला करते हैं। जब पनडुब्बी आखिरकार बॉय के सिग्नल को पकड़ लेती है, तो वह तुरंत उस दिशा में बढ़ती है। अचानक ढेर सारी व्हेल पनडुब्बी को घेर लेती है, इसलिए चालक दल उन्हें चोट पहुंचाए बिना नीचे जाने की कोशिश करता है। एक व्हेल गलती से रोटरी स्क्रू हेड से टकरा जाती है, इसलिए ओलशांस्की चालक दल को सोनार चालू करने के लिए कहता है, विक्टर की चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए कि यह प्राणियों को नुकसान पहुंचा सकता है। जब वे सोनार चालू करते हैं तो व्हेलें तैरकर चली जाती हैं, केवल 1 सेकंड बाद वापस आने के लिए। चालक दल सोचता है कि अब क्या करना है, जब तक कि वे नोटिस नहीं करते कि व्हेलें इस बार वास्तव में चली गई हैं। पता चलता है कि क्षेत्र में एक कम आवृत्ति वाला शोर है और समुद्र तल ऊपर उठ रहा है। अंधेरे में एक विशाल टेंटिकल हिलता है और एक व्हेल को केवल एक ही हिट से मार देता है। पनडुब्बी चालक दल चिंतित है, क्योंकि वे ध्वनि की पहचान नहीं कर पाते, जबकि उनका रडार कुछ बड़ा आता हुआ दिखाता है। यह सोचकर कि यह कोई दुश्मन हो सकता है, ओलशांस्की गोलीबारी शुरू करना चाहता है, लेकिन विक्टर बताता है कि वे निश्चित नहीं हो सकते और चालक दल को इसके बजाय छिपने की जगह ढूंढने का आदेश देता है। पनडुब्बी बर्फ की दीवार में एक दरार में प्रवेश करती है। हर बार जब बर्फ उससे टकराती और टूटती है तो हिलती है। रडार में शोर और तेज हो रहा है और हेडफोन पहने लोगों के कानों को चोट पहुंचाता है। जैसे ही रहस्यमयी दुश्मन उनका पीछा करता है, चालक दल को पनडुब्बी रोकने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि दीवार उनका रास्ता रोक रही है। सौभाग्य से उनका पीछा करने वाला पहले ही चला गया है। जब चालक दल पनडुब्बी को हुए नुकसान का आकलन करता है,
ओलेशांस्की विक्टर को अनावश्यक जोखिम लेने के लिए डांटता है। उनके पास मरम्मत के लिए सतह पर आने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सतह पर जूलिया और ऑस्कर कुछ चट्टानों के खिलाफ सटकर गर्म रहने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक वे बर्फ को टूटते हुए देखते हैं क्योंकि पनडुब्बी पानी से बाहर निकलती है। चालक दल तुरंत बचे हुए लोगों को देखता है और उनसे मिलने के लिए बाहर आता है। यह सुनिश्चित करने के बाद कि दोनों हथियारबंद नहीं हैं, वे उनकी कहानी सुनते हैं। विक्टर बॉय की जांच करता है और फिर ओलेशांस्की से बात करता है, जो उसे कहता है कि नागरिकों को केवल कुछ खाना दे और उन्हें पीछे छोड़ दे क्योंकि वे जासूस हो सकते हैं। हालांकि विक्टर को उन पर दया आती है और वह उन्हें अपने साथ शामिल होने के लिए कहता है। इसके बाद पनडुब्बी फिर से पानी के नीचे चली जाती है ताकि वे बॉय के पास खोज शुरू कर सकें। मेडिकल चेक के बाद जूलिया और ऑस्कर को खाना दिया जाता है। विक्टर उनके साथ टेबल पर शामिल होता है और एक नक्शा दिखाता है, उनसे उनके कैंप को इंगित करने के लिए कहता है और पूछता है कि क्या उन्होंने कुछ असामान्य देखा। जब जूलिया उसे विस्फोटकों के बारे में बताती है तो विक्टर निष्कर्ष निकालता है कि यही कारण है कि उसके भाई का जहाज डूब गया। चालक दल चर्चा करता है कि आगे कैसे बढ़ना है और ओलेशांस्की कहता है कि रहस्यमयी खतरे के कारण उन्हें वापस जाना चाहिए, क्योंकि अगर उन पर फिर से हमला हुआ तो वे आपातकालीन सिग्नल नहीं भेज पाएंगे। हालांकि विक्टर अपने भाई को ढूंढने के लिए हताश है और चालक दल को जूलिया के कैंप की दिशा में पनडुब्बी भेजने का आदेश देता है। ओलेशांस्की विक्टर से निजी तौर पर बात करता है और चेतावनी देता है कि यह दूसरी बार है जब उसने गलत विकल्प चुना है। अगर उसने एक और गलती की तो यह खत्म हो जाएगा। फिर विक्टर अपने फर्स्ट मेट को समझाता है कि उन्हें जल्दी करनी होगी, क्योंकि अगर दूसरी पनडुब्बी में कोई बचे हुए हैं तो उनके पास शायद ज्यादा ऑक्सीजन नहीं बची है। इस बीच जूलिया को एक अजीब शोर सुनाई देता है और ऑस्कर बताता है कि यह सोनार है जो दूसरी पनडुब्बी की तलाश कर रहा है। खोज कुछ समय तक जारी रहती है जब तक कि रडार को रहस्यमयी प्रतिद्वंद्वी फिर से उनके पीछे आता हुआ नहीं मिलता। विक्टर चालक दल को पहले की तरह छिपने की जगह ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन यह एक खुला क्षेत्र है जिसमें कोई कवर नहीं है। वे तेल रिग को आपातकालीन सिग्नल भेजने का फैसला करते हैं और उन्हें वहां छिपने की अनुमति मिलने पर राहत महसूस होती है। जब पनडुब्बी सतह पर आने की तैयारी करती है तो रिग के कर्मचारी समुद्र से विशाल टेंटिकल्स उठते हुए देखते हैं और अलार्म सक्रिय करते हैं। टेंटिकल्स रिग पर हमला शुरू करते हैं, सभी संरचनाओं को गिराते हैं और कई विस्फोटों का कारण बनते हैं। कर्मचारी घबरा जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिग के ढहने शुरू होने पर उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। पनडुब्बी का संपर्क टूट जाता है, इसलिए विक्टर पेरिस्कोप का उपयोग करके जांच करता है। वह टेंटिकल्स को रिग को गिराते हुए देखकर भयभीत हो जाता है और छवि को स्क्रीन पर भेजता है ताकि चालक दल देख सके कि उनका सामना किससे है। एक बार रिग पूरी तरह से नष्ट हो जाने के बाद रहस्यमयी राक्षस फिर से पनडुब्बी के पीछे पड़ता है। जहाज को बचने के लिए अचानक मोड़ लेना पड़ता है और रसोई में चीजें इधर उधर गिरने लगती हैं। ओलेशांस्की सोचता है कि विक्टर का चालक दल को हमला करने के बजाय भागने देना उसकी तीसरी गलती है और घोषणा करता है कि वह नेतृत्व संभाल रहा है। 2 टॉर्पीडो जल्दी से दागे जाते हैं और वे अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक मारते हैं, इसलिए ओलेशांस्की कहता है कि यही तरीका है। हालांकि जब उसे एक अधिकारी यह घोषणा करते हुए सुनता है कि दुश्मन अभी भी हिल रहा है तो ओलेशांस्की का चेहरा लटक जाता है और टॉर्पीडो दागे जाते हैं और एक और विस्फोट यह दर्शाता है कि उन्होंने फिर से लक्ष्य को मारा, लेकिन यह अभी भी इसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। राक्षस उनके पीछे आ रहा है और ओलेशांस्की जड़ हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता कि क्या करना है, इसलिए विक्टर को फिर से कमांड संभालना पड़ता है। वह चालक दल को पनडुब्बी को जितनी तेजी से हो सके चलाने के लिए कहता है और वे आने वाले हमले से ज्यादातर बचने में सफल हो जाते हैं, लेकिन टेंटिकल फिर भी पनडुब्बी को छूता है और कुछ नुकसान पहुंचाता है। पूरा चालक दल गिर पड़ता है और विक्टर का सिर टकराता है, जिससे वह चक्कर खाने लगता है। कुछ कंप्यूटर शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं और एक आदमी को कुचल देता है। पनडुब्बी डूबने लगती है और जानवर इसका फायदा उठाकर फिर से टक्कर मारता है। टॉर्पीडो कंपार्टमेंट में एक विस्फोट होता है जिससे आग लग जाती है। वे वेंटिलेशन बंद कर देते हैं और उस क्षेत्र को सील कर देते हैं, जिससे 7 लोग अंदर रह जाते हैं जो आग बुझाने के लिए एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। टेंटिकल से एक और हिट पनडुब्बी को और तेजी से गिरने का कारण बनता है और रडार कहता है कि जानवर उन्हें हर तरफ से घेर रहा है। करीब से देखने पर अंततः पता चलता है कि यह एक क्रैकन है। चूंकि वे आखिरी टॉर्पीडो का उपयोग नहीं कर सकते, चालक दल अपने विकल्पों पर चर्चा करता है और विक्टर उन्हें साइलेंस मोड में जाने के लिए कहता है, क्योंकि समुद्री प्राणी आमतौर पर शोर से शिकार करते हैं। कर्मचारियों को अभी के लिए आग से लड़ना रोकना पड़ता है, जिससे टॉर्पीडो कंपार्टमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ने लगता है।
जैसे ही जानवर का शोर कम्युनिकेटर अधिकारी के कानों को हेडफोन के माध्यम से चोट पहुंचाता है, टॉर्पीडो रूम में मौजूद लोग सोचते हैं कि क्या वे इस तरह मर जाएंगे। सौभाग्य से विक्टर का प्लान काम करता है और क्रैकन तैरकर चला जाता है। अब चालक दल फिर से हिल सकता है, लेकिन आग फैल गई है और केवल कुछ एक्सटिंग्विशर से इसे बुझाना बहुत बड़ा है। जब कुछ लोग आग की लपटों से जल जाते हैं, विक्टर समूह को कंपार्टमेंट छोड़ने और हथियारों को जलने देने के लिए कहता है। बाहर निकलते समय और अधिकारी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन बाकी चालक दल उन्हें दरवाजे से पार करने में मदद करने के लिए वहां है। आखिरी सेकंड में दरवाजा बंद करके आग को पीछे आने से रोकता है। टॉर्पीडो कंपार्टमेंट में दबाव को हेरफेर करके वे आखिरकार आग बुझा देते हैं। इसके बाद सभी स्वस्थ लोगों को मरम्मत के लिए भेजा जाता है, जबकि घायल लोगों को इन्फर्मरी या उनके कमरों में भेजा जाता है। ऑस्कर और जूलिया पुरुषों की चोटों के इलाज में मदद करते हैं, जिससे चालक दल का भरोसा जीत लेते हैं। जूलिया विक्टर के माथे के कट का भी ख्याल रखती है और एक अधिकारी पूछता है कि क्या वह उसमें रुचि रखती है। जब जूलिया इससे इनकार करती है, तो अधिकारी उसे सूचित करता है कि विक्टर ने उसे बचाने के लिए नियम तोड़े। बाद में विक्टर चालक दल की राय पूछता है और वे सभी सहमत होते हैं कि उन्हें वापस जाना होगा, क्योंकि उनके पास दूसरी पनडुब्बी की लोकेशन का कोई सुराग नहीं है और क्रैकन के खिलाफ कोई सुरक्षा नहीं है। ओलाशांस्की विक्टर को याद दिलाता है कि उसका पिता एक पनडुब्बी घटना के दौरान लोगों को बचाने के लिए हीरो था, लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी मृत्यु हो गई। बहुत सारी हिचकिचाहट के बाद विक्टर सहमत होता है कि उन्हें जाना चाहिए। जब पनडुब्बी घर की ओर रवाना होने लगती है, तो विक्टर अपने पिता का आखिरी पत्र पढ़ता है। जूलिया उसे बीच में रोकती है, जो नोटिस करती है कि विक्टर के कमरे में पक्षी हैं। वह बताता है कि वे ऑक्सीजन स्तर की जांच करने के लिए वहां हैं। जूलिया एक नक्शा मांगती है और उन सभी स्थानों को इंगित करती है जहां उन्होंने क्रैकन को देखा था, साथ ही अपने कैंप को भी। कहानियां कहती हैं कि इस जानवर ने अतीत में कई जहाजों पर हमला किया था और फिर अचानक गायब हो गया, इसलिए विद्वानों ने अनुमान लगाया कि क्रैकन गहरी नींद में चला गया था। वह निष्कर्ष निकालती है कि उसके विस्फोटकों ने एक छिपे हुए ठिकाने को मारा और क्रैकन को जगा दिया। अगर वे जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें सोनार बंद करना होगा, अन्यथा यह प्राणी को फिर से आकर्षित करेगा। चूंकि जूलिया क्रैकन को इतनी अच्छी तरह समझती प्रतीत होती है, विक्टर पूछता है कि क्या उसे पता है कि उसके भाई की पनडुब्बी कहाँ है। जूलिया बताती है कि ऑक्टोपस आमतौर पर अपने शिकार को अपने ठिकाने पर खींच ले जाते हैं, जो कि उसके कैंप के स्थान पर होना चाहिए। उनकी बातचीत को एक अधिकारी द्वारा बाधित किया जाता है, जो घोषणा करता है कि उसे एक सुराग मिला है। वह उस समय की रिकॉर्डिंग चलाता है जब वे साइलेंट मोड में थे और सभी को धातु पर कुछ खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। वे सिग्नल को ट्रैक करते हैं और पुष्टि करते हैं कि यह जूलिया के कैंप से आ रहा है, जिसका मतलब है कि दूसरी पनडुब्बी में बचे हुए लोग हो सकते हैं। विक्टर मानव जीवन को बचाने के महत्व और उनके सामने आने वाली खतरों के बारे में एक भाषण देता है। फिर वह अपने लोगों को जूलिया के कैंप की ओर पनडुब्बी ले जाने का आदेश देता है। यात्रा के दौरान विक्टर अपने बचपन और उस दिन के बारे में सोचता है जब वह पहाड़ों में खो गया था। वह तब तक नहीं संभलता जब तक वे खोज क्षेत्र में नहीं पहुंच जाते। अचानक मशीनों और दीवारों पर से रिवेट्स उड़ने लगते हैं, कांच और लाइट्स तोड़ते हुए। इसका मतलब है कि वे बहुत गहरे हैं, इसलिए वे पनडुब्बी को ऊपर ले जाते हैं। एक अधिकारी तब नोटिस करता है कि उन्होंने एक अथाह गहराई पाई है और विक्टर मिनी पनडुब्बी को जांच के लिए भेजना चाहता है। चूंकि एक पायलट हमले के दौरान घायल हो गया था, विक्टर उसकी जगह लेने के लिए स्वयं सेवा करता है और ओलाशांस्की को प्रभारी छोड़ देता है। मिनी पनडुब्बी विक्टर और 2 अधिकारियों के साथ रवाना होती है। वे गहराई में खोज करते समय धातु के टूटने की आवाज सुन सकते हैं, क्योंकि यह इतनी गहराई में कभी नहीं गई। दबाव जल्द ही जहाज पर असर डालने लगता है, इसलिए अगर उन्हें जल्दी कुछ नहीं मिला तो उन्हें वापस जाना होगा। जब उन्हें एक गूंज सुनाई देती है तो वे उस दिशा में बढ़ते हैं और सैकड़ों डूबे हुए जहाजों को खोजते हैं, जिसका मतलब है कि जूलिया का सिद्धांत और मिथक सही थे। आखिरकार उन्हें दूसरी पनडुब्बी मिलती है और नोटिस करते हैं कि इससे कितना नुकसान पहुंचा है। सौभाग्य से नाक अभी भी बरकरार है, जिसका मतलब है कि बचे हुए लोग वहां छिपे हो सकते हैं। टीम मिनी पनडुब्बी को इसके ऊपर डॉक करने की कोशिश करती है, जो तेज धाराओं के कारण जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। बहुत संघर्ष के बाद वे कनेक्शन बनाने में सफल हो जाते हैं। फिर विक्टर डाइविंग गियर पहनता है और कनेक्शन को पार करता है। वह हैच खोलने से पहले दूसरी पनडुब्बी पर दस्तक देता है और यह देखकर खुश होता है कि चालक दल जीवित बचा है, जिसमें उसका भाई अलेक्जेंडर भी शामिल है। वे मुख्य पनडुब्बी को खबर भेजते हैं और सभी उत्सव मनाते हैं। अलेक्जेंडर बताता है कि उसने पनडुब्बी को साइलेंट मोड में छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें पकड़ लिया गया था और क्रैकन का ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए केवल कभी कभी सिग्नल भेजा था।
विक्टर जितने बचे हुए लोगों को मिनी पनडुब्बी में फिट कर सकते हैं उतने भेजता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि सभी को बचाने के लिए 2 यात्राएं करनी होंगी। वह अपने भाई के साथ रहने का फैसला करता है और एक मैकेनिक आखिरी पायलट की जगह लेगा। मिनी पनडुब्बी मुख्य नाक पर एक ट्रैकर स्थापित करती है ताकि वे वापस आने पर स्थान ढूंढ सकें, लेकिन उन्हें इसे बंद करना पड़ता है जब उन्हें पता चलता है कि यह क्रैकन का ध्यान आकर्षित कर सकता है। जब मिनी वेसल आखिरकार रवाना होती है तो पूरा पनडुब्बी का मलबा हिलता है, लेकिन सौभाग्य से यह नहीं गिरता। जल्द ही वे मुख्य पनडुब्बी तक पहुंचते हैं और तुरंत बचे हुए लोगों की देखभाल शुरू कर देते हैं। रिप्लेसमेंट पायलट दूसरी यात्रा के लिए बहुत बीमार है, इसलिए जूलिया ऑस्कर से मदद मांगती है। ऑस्कर को पनडुब्बियों में काम करने का अनुभव है और वह जाने के लिए सहमत हो जाता है। जब मिनी वेसल रवाना होती है तो ओलेशांस्की रडार पर देखता है कि क्रैकन फिर से हिल रहा है। इस बीच विक्टर और अलेक्जेंडर अपने वरिष्ठों द्वारा मांगे गए हथियारों को पुनः प्राप्त करने का फैसला करते हैं। वे नष्ट हुए पनडुब्बी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और तिजोरी में कोड ढूंढते हैं। हालांकि जब वे उन्हें कंप्यूटर पर उपयोग करने की कोशिश करते हैं तो सिस्टम जवाब नहीं देता। विक्टर हार मानने से इनकार करता है और ढेर सारे बटन आजमाने के बाद वह आखिरकार कंप्यूटर चालू करने में सफल होता है और यह देखकर खुश होता है कि हथियार अभी भी कार्यात्मक हैं। परिणामी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को मिनी पनडुब्बी पकड़ लेती है, जो इसका पीछा करना शुरू करती है। मुख्य पनडुब्बी में चालक दल यह देखकर भयभीत हो जाता है कि क्रैकन बहुत करीब आ रहा है। वे जल्दी से पनडुब्बी को समुद्र तल पर उतारते हैं और साइलेंट मोड में प्रवेश करते हैं। क्रैकन एक बड़ा पत्थर धक्का देता है जो पनडुब्बी से टकराता है और जल्द ही दबाव के कारण रिवेट्स फिर से उड़ने लगते हैं। एक कंपार्टमेंट में पानी भरने लगता है, इसलिए चालक दल को नहीं पता कि वे साइलेंट मोड को कब तक बनाए रख पाएंगे। उसी समय मिनी पनडुब्बी मलबे तक पहुंचती है और जब वे डॉक करने की प्रक्रिया में होते हैं तो वे गलती से ट्रैकर को टक्कर मारते हैं और उसे चालू कर देते हैं। क्रैकन मुख्य पनडुब्बी पर हमला करने वाला होता है, लेकिन उसी क्षण वह ट्रैकर को महसूस करता है और अपने ठिकाने की ओर वापस तैरने लगता है। ओलेशांस्की तुरंत चालक दल को इस अवसर का उपयोग करके सतह पर लौटने का आदेश देता है। इस बीच विक्टर एक पाइप के माध्यम से रेंगता है ताकि वह टॉर्पीडो रूम में हथियारों तक पहुंच सके, जो मलबे से अवरुद्ध था। अलेक्जेंडर मिनी पनडुब्बी के डॉक होने की आवाज सुनता है और अपने चालक दल को जहाज पर चढ़ने के लिए कहता है, जबकि वह अपने भाई का इंतजार करता है। आखिरकार विक्टर हथियारों के कमरे तक पहुंचता है और टॉर्पीडो में कोड डालना शुरू करता है, जबकि अलेक्जेंडर कंप्यूटर पर वही करता है। हथियारों को लोड होने में समय लगेगा, जिससे क्रैकन को उन्हें ढूंढने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। चालक दल प्रभाव के लिए तैयार होता है, जबकि टेंटिकल्स पनडुब्बी के चारों ओर बंद होने लगते हैं। भाई रेडियो पर बात करते हैं और अपने पिछले झगड़ों के लिए माफी मांगते हैं। क्रैकन पनडुब्बी का आधा हिस्सा फाड़ देता है, लेकिन सौभाग्य से यह खाली पूंछ है। जब यह फिर से हमला करने वाला होता है तो भाई अपने कदमों को समन्वयित करते हैं और एक साथ बटन दबाते हैं ताकि हथियार आखिरकार शुरू हो। एक बहुत शक्तिशाली विस्फोट जानवर को गर्म करता है और उसे विस्फोट करने का कारण बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक विशाल प्रकाश की किरण निकलती है जो आर्कटिक बर्फ को तोड़ती है और वायुमंडल तक पहुंचती है। अब पानी पनडुब्बी में भरने के साथ विक्टर जल्दी से पाइप के माध्यम से वापस अलेक्जेंडर के साथ फिर से मिलने के लिए दौड़ता है। हथियार जल्द ही स्वयं नष्ट हो जाएंगे, इसलिए उन्हें तेजी से हिलना होगा। पनडुब्बी डूबने लगती है और गलियारों को मारने वाली तेज लहरें भाइयों को अलग कर देती हैं। विक्टर अलेक्जेंडर की तलाश करता है और उसका हाथ पानी से बाहर निकलता हुआ पाता है। वह उसे पकड़ता है और खींचता है जब तक कि अलेक्जेंडर फिर से उसके साथ सुरक्षित नहीं हो जाता। वे जल्दी से सीढ़ियां चढ़ते हैं और मिनी पनडुब्बी में चले जाते हैं। पानी के पीछे आने से पहले दरवाजा बंद कर देते हैं। विस्फोट के लिए केवल 2 मिनट बचे होने के साथ मिनी पनडुब्बी अनडॉक करने में विफल हो जाती है। जैसे ही मलबा गहरे गड्ढे में गिरने लगता है, विक्टर आपातकालीन लीवर को याद करता है और उसे खींचता है, जिससे मिनी पनडुब्बी आखिरकार डिस्कनेक्ट हो जाती है। वे हथियारों के विस्फोट से ठीक पहले रवाना होते हैं और शॉक वेव्स मिनी पनडुब्बी को समुद्र में लुढ़काते हैं। सतह पर मुख्य पनडुब्बी खबर का इंतजार कर रही है। वे आशा खोने वाले हैं जब उन्हें पानी में कुछ बुलबुले दिखाई देते हैं। यह मिनी वेसल है जो आखिरकार लौट आई है। जब सभी उत्सव मनाते हैं, विक्टर अलेक्जेंडर को अपने पिता की घड़ी देने की कोशिश करता है, लेकिन अलेक्जेंडर उसे कहता है कि वह इसे रखे क्योंकि उसने इसे अर्जित किया है। कुछ समय बाद चालक दल रूस में पहुंचता है और भाई आखिरकार अपने परिवार के साथ फिर से मिल सकते हैं। अधिक ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करें। देखने के लिए धन्यवाद।